प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। शुद्ध एकाधिकार की विशेषता के अनुसार एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है तो उस प्रकार की कोई प्रतिस्थापन वस्तु समानता वाली वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। प्रतिस्थापन वस्तु अर्थात क्या होता है कि समान गुणवत्ता रखने वाली वस्तु, मतलब कोई एक वस्तु यदि कुछ गुण रखती है तो उसी के समान गुण रखने वाली दूसरी वस्तु को क्या कहा जाएगा? प्रतिस्थापन वस्तु। परंतु वास्तव में शुद्ध एकाधिकार काल्पनिक होने के कारण उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और व्यवहार में शुद्ध एकाधिकार पाया जाता है जिसमें नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव होता है, अर्थात दूर की प्रतिस्थापन वस्तुओं की संभावना होती है। उदाहरण, रेल में कोई एक निश्चित समय और तारीख पर आरक्षित टिकट उपलब्ध न हो और उसके नज़दीक प्रतिस्थापन अर्थात किसी रेल में भी आरक्षित टिकट न मिल सकती हो, क्योंकि ऐसी किसी दूसरी रेल का अस्तित्व ही न हो और उसी निश्चित समय एवं तारीख पर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो रेलवे की दूर की प्रतिस्थापन स्वरूप हवाई जहाज़ अथवा सड़क परिवहन की सेवा का उपयोग किया जा सकता है। तो आ गया समझ में कि प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुओं का अभाव। अगला है नई इकाइयों में प्रवेश पर अंकुश, मतलब कि नई इकाइयाँ प्रवेश नहीं कर पाती है। एकाधिकार वाले बाजार में एकाधिकारी विविध प्रकार के एकाधिकार रखते हैं। एकाधिकार का अर्थ होता है एक ही उत्पादक या विक्रेता का अस्तित्व। इस बाजार में एकाधिकार खत्म करना संभव होता है, इसके बावजूद भी यह प्रक्रिया सरल नहीं होती है। इसलिए एकाधिकारी अपना एकाधिकार दीर्घकाल तक टिकाए रखते हैं। ऐसे संयोगों में उनका कोई प्रतिद्वंदी बाजार में न होने के कारण वे कीमत पर नियंत्रण रखते हैं और असामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकाधिकार वाले बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति होने के बावजूद भी अन्य इकाइयाँ असामान्य लाभ से आकर्षित होकर उद्योग जगत में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि एकाधिकारी ऐसे संयोगों में प्राकृतिक, कानूनी, अनुभव, कुशलता इत्यादि पहलुओं द्वारा इकाइयों के प्रवेश पर अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे एकाधिकार वाले बाजार में इकाइयाँ प्रवेश नहीं कर सकती। अगला है कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण। एकाधिकार वाले बाजार में एकाधिकारी अधिकतम लाभ के उद्देश्य से वस्तु की आपूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं, परंतु एकाधिकारी एक साथ वस्तु की कीमत और वस्तु के विक्रय पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसका मतलब एकाधिकारी यदि वस्तु की कीमत ऊंची रखना चाहता हो तो उसे बाजार में वस्तु का विक्रय कम करना पड़ेगा, परंतु यदि वह वस्तु का विक्रय बढ़ाने का इच्छुक है तो उसे वस्तु की निजी कीमत को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार एकाधिकारी कीमत और विक्रय इन दोनों घोड़ों पर एक ही समय और एक साथ सवार नहीं हो सकता है। ऊंची कीमत लेकर विक्रय को बढ़ाना एकाधिकारी के लिए संभव नहीं हो सकता। तो एकाधिकारी क्या नहीं कर सकता है कि कीमत अधिक लेता है, लेकिन वह एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। अब वह दो कार्य कौन से हैं बताती। यदि एकाधिकारी को वस्तु की कीमत अधिक रखनी है तो वह क्या करेगा? विक्रय को उसे कम करना पड़ेगा, या फिर विक्रय अधिक करना चाहता है तो वस्तु को उसे क्या करना पड़ेगा? वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें उसे करनी होगी।
अगला है असामान्य मुनाफा। एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है। इसमें जो होता है, एकाधिकार वाले बाजार में जो विक्रेता होता है वही उत्पादक होता है, और जो उत्पादक होता है वही विक्रेता होता है। इसके अलावा इस बाज़ार में नई इकाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण एकाधिकारी अल्पकाल एवं दीर्घकाल में किसी भी स्पर्धा के बिना असामान्य लाभ की स्थिति का फ़ायदा ले सकता है। यहाँ वस्तु का विक्रेता ऊंची कीमत रख सकता है, जिससे वह औसत खर्च से ऊंची कीमत रख कर मुनाफा प्राप्त कर सकता है। अगला है कीमत में भेदभाव। एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत निश्चित करने वाला होने से स्पर्धा का तत्व नहीं देखने को मिलता, जिससे एकाधिकारी कई बार इस अवसर का क्या करते हैं, लाभ लेकर एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल कर सकते हैं, और ऐसा वे करते हैं। या फिर वह वस्तु के अलग अलग उपयोग के अनुसार अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। इस प्रकार एकाधिकारी कीमत में भेदभाव युक्त नीति का उपयोग कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर। एकाधिकार युक्त स्पर्धा। वास्तव में बाजार में न तो पूर्ण स्पर्धा देखने को मिलती है और न एकाधिकार देखने को मिलता है। हकीकत में दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, अर्थात थोड़ा एकाधिकार और थोड़ी स्पर्धा होती है, जिसे एकाधिकार युक्त स्पर्धा के रूप में जाना जाता है। आज के युग में एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार का अस्तित्व अधिक प्रमाण में पाया जाता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार देखते हैं परिभाषा, पूर्ण स्पर्धा एवं पूर्ण एकाधिकार न हो परंतु दोनों का सह अस्तित्व हो तो ऐसे बाजार को एकाधिकार युक्त बाजार कहते हैं। श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार यदि प्रत्येक इकाई एकाधिकारी बनती हो और साथ साथ वह स्पर्धा भी करती हो तो इस प्रकार बाजार की परिस्थिति को अपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। अब हम देखेंगे एकाधिकार युक्त स्पर्धा के लक्षण। इसका पहला लक्षण है असंख्य क्रेता एवं बड़ी संख्या में विक्रेता। पूर्ण स्पर्धा में असंख्य उत्पादक या विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार युक्त स्पर्धा में बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेता होते हैं। इसका मतलब एकाधिकार युक्त स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता बहुत कम या बहुत अधिक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में होते हैं, जिससे एकाधिकार युक्त स्पर्धा में स्पर्धा का तत्व बड़े पैमाने पर होता है। जब क्रेताओं की संख्या इस बाज़ार में असंख्य होती है तो बाज़ार में व्यक्तिगत स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वस्तु भिन्नता। वस्तु भिन्नता मतलब कि वस्तु में पाई जाने वाली भिन्नता। वस्तु भिन्नता यह एकाधिकार युक्त स्पर्धा का एक विशेष लक्षण है। वस्तु भिन्नता अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु की अन्य वस्तु के स्वरूप, गुणधर्म या गुणवत्ता में भिन्न दिखाई दे। इस बाजार में उत्पादक जिन वस्तु का उत्पादन करते हैं वे समगुण धर्मी या एक समान न होने से उसमें मामूली अंतर होता है। इस बाजार में वस्तुएं रूप, रंग, गंध, कद, स्वाद, आकार
वजन और गुणवत्ता इत्यादि की दृष्टि से मामूली अंतर होने के कारण वे समगुणधर्मी या एक समान वस्तुएं नहीं बन पाती। वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग रखने एवं विशिष्ट पहचान देने में वस्तु भिन्नता उपयोगी है। नेक्स्ट है इकाइयों का मुक्त आवागमन। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों के मुक्त आवागमन का अर्थ होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में बिना नियंत्रण के इकाइयों का प्रवेश और निर्गमन। जब कोई एक उद्योग असामान्य लाभ की स्थिति में होता है तब इस लाभ से आकर्षित होकर इकाई मुक्त रूप से उद्योग में प्रवेश करती है, और यदि किसी उद्योग में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो तो इकाई घाटे के कारण उद्योग छोड़कर अर्थात व्यवसाय बंद करके चली जाती है। इस प्रकार इस बाजार में इकाइयों के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन सिर्फ अल्पकाल में ही दिखाई देता है, अर्थात जो इकाई अल्पकाल में उद्योग के लाभ द्वारा आकर्षित होकर प्रवेश करती है अथवा घाटे के कारण निकास करती है, वह दीर्घकाल में जब एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाला बाजार सामान्य लाभ की स्थिति हासिल करता है तब इकाइयों का उपयोग जगत में आवागमन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जब उद्योग सामान्य लाभ की स्थिति पर पहुंचता है तब इकाइयों का ऐसे उद्योग जगत में प्रवेश हेतु कोई आकर्षण नहीं रह जाता और इकाइयाँ औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश बंद कर देती है। ठीक इसी प्रकार उद्योग में सामान्य लाभ की स्थिति पर कोई इकाई घाटा न करती हो तो वह उद्योग छोड़कर नहीं जाती। अगला है विक्रय खर्च। विक्रय खर्च अर्थात वस्तु को बेचने के लिए किया जाने वाला खर्च। विक्रय खर्च में वस्तु की आकर्षक एवं उपयोगी पैकिंग, परिवहन खर्च, विक्रय कर, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी को चुकाई गई खास रकम, शोरूम और सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु दी गई कीमत में छूट, इनाम, भेंट एवं सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च इत्यादि का समावेश होता है। इस प्रकार विक्रय खर्च या उत्पादन खर्च का भाग नहीं होता। एकाधिकार युक्त स्पर्धा में विक्रय खर्च यह एक विशेष लक्षण है। यह लक्षण पूर्व स्पर्धा वाले बाजार में देखने को नहीं मिलता। एकाधिकार युक्त स्पर्धा वाले इस बाजार में उत्पादकों एवं व्यापारियों की एक बड़ी संख्या के बीच स्पर्धा होने के कारण उत्पादक या व्यापारी क्रेताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से विक्रय खर्च का उपयोग करते हैं। वास्तव में इस बाजार की वस्तुओं में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण वस्तुओं को एक निश्चित पहचान मिलती है, जिससे विक्रय खर्च संभव होता है, जैसे कि मोबाइल, नहाने का साबुन इत्यादि के विविध प्रकार के विज्ञापनों का अस्तित्व दिखाई देता है। अगला है कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा। एकाधिकार युक्त बाजार स्पर्धा में कीमत स्पर्धा के साथ बिना कीमत वाली स्पर्धा भी देखने को मिलती है। इस बाजार के उत्पादक एवं विक्रेता वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए वस्तु की कीमत स्थिर रखकर वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन करके विज्ञापन के माध्यम से क्रेताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके उपरांत वे वस्तु विक्रय के बाद की विविध गुणवत्ता वाली सेवाएं देकर क्रेताओं को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बिन कीमत स्पर्धा वाला लक्षण
इस बाजार में हमें दिखाई देता है। अगला है बाजार से संबंधित अधूरा ज्ञान। इस बाजार में वस्तु के विक्रेता और क्रेता को बाजार से संबंधित संपूर्ण जानकारी नहीं होती। इस बाजार में नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं के गुणधर्म एवं गुणवत्ता से अवगत नहीं होते, जिससे इस प्रकार के बाजार में एक समान उपयोग में आने वाली नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत ऊंची अथवा नीची होती है। इस प्रकार इस बाजार में नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें एक समान नहीं होती। अंततः यह एक ऐसा बाजार है जहां पर नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करने वाली इकाइयां बड़ी संख्या में होती है। इसके उपरांत इन इकाइयों के विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की एक अलग पहचान बनाकर एकाधिकार वाली स्थिति का निर्माण होता है। इस प्रकार ऐसे एकाधिकार की स्थिति रखने वाली इकाइयों के बीच स्पर्धा होती है, अर्थात एकाधिकार युक्त स्पर्धा का निर्माण होता है। अभी हम देखते हैं अल्पहस्तक एकाधिकार। अल्पहस्तक एकाधिकार को अंग्रेजी में ओलिगोपोली कहते हैं। वास्तव में ग्रीक भाषा का शब्द ओलिगोस अर्थात अल्प अथवा थोड़ा और पोलियन अर्थात विक्रेता, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वैसे अल्पहस्तक एकाधिकार का अर्थ अल्प उत्पादकों या विक्रेताओं का बाजार होता है। अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा समगुणधर्मी वस्तु या नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन अथवा विक्रय का कार्य होता है। इस बाजार में स्पर्धा का प्रमाण अधिक होता है। हम परिभाषा देखते हैं अल्पहस्तक एकाधिकार की। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इकाई अपनी बाजार संबंधित नीति अपने स्पर्धियों के अंदाजित व्यवहार के आधार पर बनाती है। प्रोफेसर बोमल के अनुसार अल्पहस्तक एकाधिकार यह एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प विक्रेताओं में से कुछ विक्रेता बाजार में इतना बड़ा कद रखते हैं कि वे बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। अभी देखते हैं बच्चों अल्पहस्तक एकाधिकार के लक्षण। तो इसका पहला लक्षण है अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता अल्प संख्या में होते हैं। यहाँ पर इकाइयों की संख्या खूब मर्यादित होती है। सामान्य रूप से ऐसे बाज़ारों में इकाइयों की संख्या 2 से अधिक और 10 से 20 तक मर्यादित होती है, जिसके कारण अल्प विक्रेता बाजार पर एकाधिकारशाही प्रकार का नियंत्रण रखते हैं। इसलिए इस बाजार को अल्पहस्तक एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं तो उससे व्यक्तिगत रूप से क्रेता का अस्तित्व खूब छोटा होता है, जिसके कारण क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। अगला है समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में समान गुणधर्म वाली वस्तु अथवा नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है। जब बाजार की इकाइयाँ समगुणधर्मी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है तब बाजार को संपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहा जाता है। जैसे कि नमक, क्रूड ऑयल, चाय इत्यादि के विक्रेता।
जब बाजार की इकाइयाँ नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है तब बाजार को अपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार वाला बाजार कहते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार, मोटरसाइकिल का बाजार इत्यादि। अगला है इकाइयों का प्रवेश। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में नई इकाइयों का प्रवेश अल्पहस्तक एकाधिकार के प्रकार के अनुसार मुक्त या प्रतिबंधित होता है। यदि बाजार में मुक्त अल्पहस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान हो तो उस बाजार में नई इकाई का प्रवेश मुक्त होता है, और जब बाजार में प्रतिबंधित अल्पहस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान हो तो बाजार में नई इकाई का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। अगला है विक्रय खर्च। विक्रय खर्च अर्थात वस्तु के विक्रय हेतु किया गया खर्च। विक्रय खर्च में वस्तु का आकर्षक एवं उपयोगी पैकिंग, परिवहन खर्च, विक्रय कर, थोक एवं फुटकर व्यापारी को चुकाई गई रकम, शोरूम एवं सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु कीमत में दी गई छूट, इनाम, भेंट एवं सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन खर्च का समावेश होता है। अल्पहस्तक एकाधिकार में स्पर्धा खूब तेज होने से विक्रय खर्च खूब उपयोगी होता है। इस बाजार में उत्पादकों का व्यापारियों की मर्यादित संख्या के बीच स्पर्धा होने के कारण उत्पादक या व्यापारी क्रेताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से विक्रय खर्च का उपयोग करते हैं। वास्तव में इस बाजार की वस्तुओं की एक निश्चित पहचान होने के कारण विक्रय खर्च खूब उपयोगी होता है, जैसे कि कार उत्पादक, टेलीविज़न उत्पादक इत्यादि की विविध प्रकार के विज्ञापनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट है परावलंबन। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता असंख्या में अर्थात खूब कम होते हैं, अल्प संख्या में होते हैं अर्थात बहुत कम होते हैं। यहाँ पर उत्पादक या विक्रेता की संख्या अत्यंत कम होने के कारण वे एक दूसरे के बारे में जानकारी रख सकते हैं, जैसे कि कार उत्पादक, टेलीविज़न उत्पादक। इस बाजार में उत्पादकों और विक्रेताओं जब वे उनकी प्रतिद्वंदी इकाइयों की वस्तुओं के प्रकार और गुणवत्ता पर खूब गहराई से नज़र रखते हैं, जिसके कारण इकाई जब अपनी खुद की वस्तु की गुणवत्ता या कीमत के संदर्भ में निर्णय लेने के इच्छुक हो, तब उन्हें उनके प्रतिद्वंदी के व्यवहार पर अथवा दूसरे प्रकार से अवलंबित होना पड़ता है। अगला है कीमत स्थिरता। अल्पहस्तक एकाधिकार में इकाइयों की संख्या अल्प होती है और इकाइयाँ परावलंबी होती है, जिसके कारण यदि एक इकाई अपनी वस्तु की कीमत घटा दे तो मांग के नियमानुसार अन्य इकाइयों की वस्तु की कीमत की तुलना में उस इकाई की वस्तु सस्ती होने से उस इकाई की वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। इसलिए दूसरी प्रतिस्पर्धी इकाई की मांग में कमी होगी। यदि स्पर्धी इकाई ऐसा न होने देना चाहती हो तो उन्हें भी अनिवार्य रूप से अपनी वस्तु की कीमत घटानी पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार की कीमत स्पर्धा के कारण वस्तु की कीमत किसी एक निम्न स्तर पर पहुंच जाती है, जहां से अधिक कीमत घटाना संभव नहीं होता। दूसरी तरफ कोई एक इकाई वस्तु की कीमत बढ़ाए तो उसकी वस्तु की मांग घटेगी, जिसका लाभ उनकी प्रतिस्पर्धी इकाई को होगा। इसलिए प्रतिस्पर्धी इकाइयाँ कीमत घटाने का तो अनुसरण करती है, परंतु कीमत बढ़ाने का अनुसरण नहीं करती, जिससे इस बाजार में वस्तु की कीमत किसी एक स्तर पर स्थिर हो जाती है।
और इस परिस्थिति के कारण इस बाज़ार में वस्तु की मांग रेखा खांचे वाली बनती है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।